आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। जैसा आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th सीबीएसई बोर्ड की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस अवेलेबल होती हैं। इन सभी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती है वो आप तक पहुंच सके। आप अपनी जो फीडबैक है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट को और बेटर किया जा सके। थैंक यू। I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is how to create more employment. रोजगार के अधिक अवसर कैसे पैदा किए जा सकते हैं, उसके बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हर इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स पाए जाते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हम एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ को शामिल करते हैं, यानी कि कृषि और संबंधित क्रियाओं को इसमें लिया जाता है। जबकि सेकेंडरी सेक्टर में हम मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को शामिल करते हैं, और टर्सी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज को शामिल किया जाता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज हैं, या और अनेक प्रकार की सर्विसेज हैं जिसको हम टर्सी सेक्टर में शामिल करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जितने भी लोग समाज में होते हैं या देश में हैं या गांव में हैं, वो सभी किसी न किसी काम को जरूर करते हैं अपनी आजीविका को कमाने के लिए। कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई पशु पालन कर रहा है, कोई मधुमक्खी पालन कर रहा है, या कोई माइनिंग के काम में लगा हुआ है। इसी तरह से बहुत तरह की इंडस्ट्रीज़ भी हमारे देश में हैं। उन इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, स्किल्ड भी है और अनस्किल्ड भी है। बहुत सारे लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में भी लगे हुए हैं, और इसके अलावा बहुत सारे लोग ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस में, वेयर हाउस के बिज़नेस में, या एजुकेशनल सर्विसेज में, मेडिकल फैसिलिटीज़ के बिज़नेस में, इस तरह के अनेकों काम करते हैं। अगर हम इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा रोज़गार प्राइमरी सेक्टर में प्राप्त होता है। हमारे देश की 44% वर्कफोर्स अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करती है, जबकि 31% टर्सी सेक्टर पर डिपेंड करती है, और बाकी जो वर्कफोर्स है वो सेकेंडरी सेक्टर पर डिपेंड करती है। तो इस तरह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हर इकोनॉमी में, हर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट प्राप्त होता है। किसी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कम होता है और किसी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा भी होता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि हम एम्प्लॉयमेंट को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट को किस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं। तो जैसा आप पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। हमें लगता है कि बहुत सारे लोग खेतीबाड़ी का काम कर रहे हैं, और ऐसा दिखता भी है कि काम कर रहे हैं,
लेकिन असल में जितना काम वहाँ पे है उतने लोगों की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता से अधिक लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करते हैं अपने रोजगार के लिए। तो जितने एक्स्ट्रा वर्कफोर्स वहाँ पे लगी हुई है उसको एग्रीकल्चर सेक्टर से निकाल के सेकेंडरी सेक्टर और टर्सी सेक्टर में शिफ्ट करने की आवश्यकता है, ताकि उनको वहाँ पर रोजगार मिले और उनके पोटेंशियल का वहाँ यूज़ हो सके, वो अपना एक प्रोडक्टिव रोल वहाँ पर निभा सके। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो प्राइमरी सेक्टर में वर्कफोर्स लगी हुई है, जो एक्सेस वर्कफोर्स लगी हुई है, उसको वहाँ से शिफ्ट करने की आवश्यकता है, उसको वहाँ से निकालने की आवश्यकता है, ताकि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित हो सकें। तो इस तरह से और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे रोज़गार को बढ़ाया जा सकता है, तो उनके बारे में हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में जो खेती बाड़ी की जाती है उसमें परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन या परमानेंट फैसिलिटीज ऑफ इरिगेशन की भारी कमी है। अभी भी हमारे इंडिया में लगभग 45% जो एग्रीकल्चर लैंड है उसी में परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन है या उसी में इरिगेशन की फैसिलिटीज़ हैं, और मोर देन 50% लैंड अभी भी पूरी तरह से बारिश पर डिपेंड करती है खेती बाड़ी के लिए। तो अगर हमें फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना है, फार्मिंग सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन प्रोवाइड किए जाएं फार्मर्स को। और परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन का मतलब है कि सिंचाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नहरें, कैनल्स बनवाई जाएं, डैम्स बनवाए जाएं जहां से वाटर सप्लाई करके खेतों तक पहुंचाया जा सके, और साथ ही हम उन डैम्स में बिजली का कंस्ट्रक्शन भी कर सकें। तो इस तरह से परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन को डेवलप करने की आवश्यकता है। तो जैसा मैंने अभी कहा कि मोर देन 50% लैंड, एग्रीकल्चर लैंड अभी भी परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं है उसके पास। तो अगर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, कैनल्स बनाए जाते हैं, डैम्स अगर बनाए जाते हैं, तो उसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो इस तरह से सिंचाई के साधन, परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन प्रोवाइड करने के लिए डैम्स एंड कैनल्स की कंस्ट्रक्शन करने की आवश्यकता है। उससे किसानों को फ़ायदा होगा, सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी, और साथ ही उससे रोजगार भी बढ़ेगा। और साथ ही जब लोगों को इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिलना शुरू होंगी तो फिर वो एग्रीकल्चर को एक तरह कमर्शियल एग्रीकल्चर में भी चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग को बढ़ावा मिलेगा। इससे कई कई तरह की फसलें जो है वो एक साल में प्राप्त की जा सकती हैं। तो इससे जो रोजगार की मात्रा है वो भी बढ़ेगी और साथ में प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। इसी तरह से वेयर हाउसेस की फैसिलिटीज़ की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे भारी मात्रा में अगर अनाज का प्रोडक्शन होता है या बाकी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है तो उनको स्टोर करके रखने की भी आवश्यकता पड़ेगी, कोल्ड स्टोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, वेयर हाउसिंग जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो उसको पूरा करने के लिए भी जब वेयर हाउसेस खोले जाएंगे तो उसमें भी रोज़गार की मात्रा बढ़ेगी, उसमें भी ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जा सकता है। इसी तरह से जब एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सपैंड होता है
और सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, उसकी ग्रोथ होती है। जब प्रोडक्शन इन सेकेंडरी सेक्टर बढ़ने लगता है तो दोनों ही सेक्टर्स को, चाहे प्राइमरी सेक्टर है चाहे सेकेंडरी सेक्टर है, दोनों को ही अपने प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो सर्विसेज हैं वो ग्रो करती हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती है, तो ड्राइवर्स की, कंडक्टर्स की या गाड़ियों के रिपेयर करने वाले लोगों की आवश्यकता बढ़ती है, उससे भी रोजगार बढ़ेगा। भारी मात्रा में रोजगार में वृद्धि हो सकती है। तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को भी इन्हेंस करने की आवश्यकता है, उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज। जो बैंकिंग की सुविधा है उसको एक्सपेंड करने की आवश्यकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी। दूसरे शब्दों में बैंकिंग फैसिलिटी को बढ़ाकर भी रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। जैसे आप जानते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, उनको एग्रीकल्चर इनपुट्स को परचेज करने के लिए ज़मींदारों से, महाजनों से, साहूकारों से पैसा लेना पड़ता है और वो काफ़ी महंगा लोन मिलता है उनको, ब्याज की दरें बहुत ऊंची होती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बैंक हैं वो उन फार्मर्स को हेल्प कर सकते हैं। ऐसे फार्मर्स को चीप क्रेडिट जो है वो बैंकिंग सिस्टम ही प्रोवाइड कर सकता है। इसी तरह से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं या बड़े स्केल की इंडस्ट्रीज़ हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, उनको भी अपना एक्सपेंशन करने के लिए लोन्स की आवश्यकता होती है। तो उनको भी लोन कहाँ से प्राप्त होता है? बैंकिंग सिस्टम से ही प्राप्त होगा, जो सही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्राप्त होगा और सही मात्रा में लोन मिल भी जाएगा उनको। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए बैंकिंग फैसिलिटी को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो बैंकिंग फैसिलिटीज़ बढ़ने से बाकी तरह की जो सर्विस सेक्टर की एक्टिविटीज़ हैं वो भी बूस्ट अप होती हैं, उसकी भी ग्रोथ होती है। तो अल्टीमेटली हम इसे इस तरह कंक्लूड कर सकते हैं कि बैंक्स की ज़्यादा ब्रांचेस खोल के ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके हम रोज़गार की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज promote and locate industries and services in semi-rural areas। तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमें ऐसी इंडस्ट्रीज लगाने की आवश्यकता है, ऐसी सर्विसेज को वहाँ से प्रोवाइड करने की आवश्यकता है जिससे कि रोज़गार को बढ़ाया जा सके। बहुत सारी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जा सकता है जहाँ पर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, जैसे जूस की फैक्ट्रीज हैं या पोटैटो चिप्स बनाने की जो यूनिट्स हैं या बिस्किट बनाने की फैक्ट्रीज हैं, ब्रेड बनाने की फैक्ट्रीज हैं। इस तरह की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको हम अलग अलग एरिया में एक्सपैंड कर सकते हैं जहाँ पर उनके लिए जो रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल हो। उससे भी रोज़गार बढ़ेगा क्योंकि लोगों के पास रॉ मटेरियल वहाँ अपने एरिया में इजीली अवेलेबल होगा। तो इजीली अवेलेबल होने के कारण वहाँ पर उन इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने में आसानी रहेगी। तो बहुत तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिनको ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जा सकता है। उन यूनिट्स को वहाँ एस्टेब्लिश करके, फूड प्रोसेस करके उसको डिफरेंट एरियाज़ में सप्लाई किया जा सकता है, उसको बेचा जा सकता है। तो इस तरह से इंडस्ट्रीज़ को लोकेट करके और सर्विसेज को प्रोवाइड करके भी रोज़गार को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज
एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज और फैसिलिटीज़। तो जैसा आप जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम 2020 की प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन की बात करें तो हम लगभग 138 करोड़ हो चुके हैं, और हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे अभी भी हैं जो चाइल्ड लेबर का काम करते हैं, जो स्कूल में अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास सुविधाएं नहीं हैं, अवेयरनेस नहीं है, या घर में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे में इन बच्चों को चाइल्ड लेबर की तरह काम करना पड़ता है। और आपने बहुत बार देखा होगा छोटी छोटी दुकानों में, ढाबों में, रेस्टोरेंट्स में या फैक्ट्रीज में इस तरह की चाइल्ड लेबर आपको दिखाई देगी। अगर हम उन बच्चों को स्कूल्स में वापस लाएं, उन बच्चों को चाइल्ड लेबर से बाहर निकाल कर अगर उनको पढ़ाया जाए तो उनके लिए काफ़ी सारे स्कूल खोलने पड़ेंगे, और स्कूल खोले जाएंगे तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होगा तो उसमें भी रोज़गार की मात्रा बढ़ेगी। साथ ही जब स्कूल कॉलेजेस की फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाएगी तो उसमें भी टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ इसकी आवश्यकता रहेगी। बहुत तरह की अलाइड जो सर्विसेज हैं उनमें एक्सपेंशन होगा इस चीज़ से, तो इससे भी काफ़ी सारा रोज़गार जो है वो पैदा किया जा सकता है इकोनॉमी में। नेक्स्ट पॉइंट इज मोर हेल्थ केयर सर्विसेज। जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उनको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे देश में जो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है वो हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से काफ़ी कम है, तो नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ने चाहिए। इसी तरह से जो बाकी स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ, उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज अभी ऐसी हैं जहां पर डॉक्टर्स की, नर्सेज की या बाकी मेडिकल स्टाफ की भारी कमी है, तो वहां पर रोज़गार देने की आवश्यकता है। और जब ये मेडिकल फैसिलिटीज़ का एक्सपेंशन होता है, ज़्यादा हॉस्पिटल्स खोले जाते हैं, तो नेचुरली है कि उससे भी जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं या बाकी जो मैनेजमेंट है हॉस्पिटल्स के लिए, या एडमिनिस्ट्रेशन है या हेल्पिंग स्टाफ है, उनकी भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहेगी, तो उससे भी रोज़गार बढ़ेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनमें भी रोज़गार को बढ़ावा मिल सकता है, उससे भी बढ़ाने की आवश्यकता है। खास करके हमारे देश में क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और लोगों को अनेक तरह की बीमारियों से बचाने के लिए जो मेडिकल सर्विसेज हैं उनको एक्सपेंड करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज नॉन फार्म एक्टिविटीज़। तो जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ाकर भी ज़्यादा रोज़गार प्राप्त किया जा सकता है। जैसा आप देखते हैं कि हमारे देश की इतनी बड़ी जनसंख्या है तो उसके लिए दूध की खपत भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूध का इतना प्रोडक्शन हमारे देश में होता नहीं है। तो अगर पशुपालन को बढ़ाया जाए तो दूध का जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छी मात्रा में होगा, और पशुपालन करके बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी दिया जा सकता है। इसी तरह से लोग मुर्गी पालन करके, मछली पालन करके, मधुमक्खी पालन करके भी बहुत तरह का रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। भारी मात्रा में रोज़गार बढ़ सकता है, लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही रोज़गार को बढ़ाने के लिए वोकेशनल स्टडीज़ को बढ़ाने की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोले जाने चाहिए। स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोले जाने की ज़रूरत है ताकि लोग स्किल्ड हों, उनके पास कोई ना कोई ऐसा हुनर हो जिससे वो काम करके अपनी आजीविका कमा सकें। तो उसके लिए कई तरह के जो वोकेशनल कोर्सेज हैं
वो स्टार्ट करने के लिए इंस्टीट्यूट्स खोलने की आवश्यकता है, उससे भी जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगा। और साथ ही लोगों का स्किल डेवलपमेंट होने से वो कई तरह के कामों में अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, उससे रोज़गार बढ़ेगा। साथ ही जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेंड करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही फास्टली ग्रोथ होने वाला सेक्टर है। इसमें रोज़गार के अनेकों अवसर आने वाले समय में और पैदा होंगे, और आज भी इसमें बहुत सारे रोज़गार पैदा किए जा सकते हैं। इसलिए आईसीटी को एक तरह से डेवलप करने की आवश्यकता है, ज़्यादा लोगों को इसमें ट्रेंड करने की आवश्यकता है। तो उसकी ट्रेनिंग के अगर इंस्टीट्यूट खोले जाते हैं तो उससे भी रोज़गार बढ़ेगा। इसी तरह से जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जिनके पास कोई भी रोज़गार नहीं है, उनके लिए जैसे भारत सरकार ने ईयर 2005 में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो लाया गया है, जिसको हम मनरेगा एक्ट 2005 भी कहते हैं, इस एक्ट के तहत हर उस व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्रों में जिसके पास रोज़गार नहीं है, उसको 100 डेज़ का मिनिमम गारंटेड एम्प्लॉयमेंट जो है वो दिया जाता है। भारत के लगभग हर जिले में योजना लागू की जा चुकी है, और इसमें कम से कम 100 डेज़ तक हर व्यक्ति को रोज़गार मिलता है। और अगर बाई चांस किसी को रोज़गार नहीं मिलता है तो उसके लिए सरकार की तरफ से प्रोविज़न रखा गया है कि उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज जो है वो दिए जाएंगे। तो इस तरह की योजनाएं भी रोज़गार को बढ़ावा देती हैं। तो अल्टीमेटली रोज़गार को बढ़ाने के लिए और अनेकों योजनाएं सरकार के द्वारा समय समय पर चलाई गई है, लेकिन आपकी जो क्लास का सिलेबस है उसके हिसाब से ये पर्याप्त है। और आपके बुक में जो स्टोरीज दी गई हैं, जो कुछ कैरेक्टर्स के नाम दिए गए हैं, उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ें। उनमें इन्हीं चीज़ों के बारे में संकेत किया गया है, जितनी भी बातें हमने डिस्कस की, चाहे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज की बात की, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की बात की, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की। हर सेक्टर में रोज़गार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। तो हमारे देश में जो वर्क फोर्स है वो भी काफ़ी बड़ी मात्रा में है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो नेचुरली है कि उसकी डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा है। तो हर सेक्टर में, चाहे प्राइमरी सेक्टर है, चाहे सेकेंडरी सेक्टर है, चाहे टर्सी सेक्टर है, उन तीनों ही सेक्टर्स को अभी हम काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, और उनमें स्किल्ड एंड एक्सपर्ट लोगों की आवश्यकता है। इसलिए स्किल डेवलपमेंट इंडिया में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो रिफॉर्म आ रहे हैं वो एक बेटर वेलकम है। तो ये सारे स्टेप्स थे जिससे हम रोज़गार को बढ़ा सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, उसको आप अपने आप कुछ एनालाइज करें कि किस किस तरह से हम और रोज़गार को बढ़ावा दे सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक from the viewpoint of your syllabus in class 10. I hope that you like this content. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.